मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। गत कक्षा में हमने वृद्धि संधि तथा उसके उदाहरणों को देखा। अब एक नया सूत्र आ रहा है, एत्य धत्युट्सु। ये भी वृद्धि संधि ही करता है, वृद्धि संधि का ही विधान करने वाला यह सूत्र है, परंतु वृद्धि रेचि जिन शर्तों पे करता है उससे कुछ इसकी भिन्नता है। यानी वृद्धि रेचि अवर्ण से एच प्रत्याहार परे हो तो वृद्धि एकादेश कर देता है, परंतु उससे कुछ भिन्नताएं इस सूत्र में है। ये कुछ विशेष चीज़ों के लिए प्रस्तुत होता है। तो चलिए देखते हैं। वृत्ति है अवर्णादेजाद्यो ऋत्य धत्यो रूठी च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। यानी अवर्ण से यदि एच प्रत्याहार, ध्यान से सुनिएगा, अवर्ण से यदि एच प्रत्याहार परे हो और वह एच प्रत्याहार इण धातु, एद धातु अथवा उठ हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। एक बार और, पहले अवर्ण हो, अवर्ण से परे इणगतौ धातु, एध वृद्धौ धातु या उठ, ये तीनों परे हों। और ये कैसे हों? तो इनके आदि में एच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। एच प्रत्याहार का कोई वर्ण यदि रहेगा तो पूर्व पर के स्थान पे कोई एक वृद्धि एकादेश हो जाएगा। ठीक है, कोई एक वृद्धि एकादेश हो जाएगा। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है उपैति। तो उपैति बनेगा कैसे? उप है, इधर एति है। अब सर्वप्रथम यहाँ पे वृद्धि रेचि सूत्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि अवर्ण से एच प्रत्याहार का वर्ण परे है, एति घटक ए, परंतु उसको बाध करके सूत्र लगेगा एत्य धत्युट्सु। अब आपको यहाँ पर शंका हो सकती है कि भाई जब वृद्धि रेचि से यहाँ पर वृद्धि हो सकता है, प्रयोग भी वही बनेगा, तो आप ये अलग से एत्य धत्युट्सु सूत्र क्यों बना रहे हैं? इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका समाधान ये रहेगा कि सूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य नियम तो ये कहता है कि अवर्ण से एच प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो पूर्व पर के स्थान पे वृद्धि एकादेश हो जाता है। वहीं पर जब विशेष नियम की बात हम करें तो विशेष नियम ये कह देता है कि अवर्ण से एच तो परे ही हो, लेकिन वह एच कैसा हो? आदि में उसके एच हो और वह इणगतौ धातु हो, एद वृद्धौ धातु हो या उठ हो। इन तीनों में से कोई परे होगा तो वहाँ पर वृद्धि रेचि से वृद्धि ना हो करके एत्य धत्युट्सु इस सूत्र के द्वारा वृद्धि एकादेश हो जाएगा। तो सामान्य नियम विशेष नियम सामान्य नियम को बांध लेता है, यानी सामान्य नियम बंध जाता है। तो उसको बांध करके एत्य धत्युट्सु लग गया। तो अब देखिए, पूरे सूत्र के जितने भी शर्तें हैं सब घटा लीजिए। उपघटक पकार उत्तवर्ती अकार आ गया आपका अवर्ण में, उससे परे एच प्रत्याहार आदि में है और इणगतौ धातु का रूप भी है एति। एति जो है इणगतौ धातु का बनता है। जब आप भवादि प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में वहाँ पे आ जाएगा। तो इणगतौ धातु भी परे है, तो दोनों के स्थान में यानी उपघटक पकार उत्तवर्ती अकार और एति घटक एक ए, दोनों के स्थान में कोई एक वृद्धि एकादेश होगा। अब आप जानते हैं कि तीन की वृद्धि संज्ञाएं हमने की है, आ, ऐ और औ। अब आ और ए, इन दोनों के स्थान पे तीनों में से कोई एक एकादेश करना है। तो अब क्या करेंगे? तो आपको पता ही है, जिनके स्थान पर करना है पहले उनका उच्चारण स्थान देखेंगे, और जो करना है तीनों में से जो लाना है उसका देखेंगे, जिसके साथ समान रहेगा उसके स्थान पर वो आ जाएगा। तो ऐ आ जाएगा।
ठीक है। ए दैतो कंठतालु, इस उच्चारण सामर्थ्यात ऐ आ जाएगा तो बन जाएगा उप ऐ ती, वर्ण सम्मेलन करेंगे, प है, प जो है ऐ में जाकर के मिल जाएगा तो बन जाएगा उपैती। क्या बन जाएगा? उपैती। वैसे ही दूसरा उदाहरण देख लीजिए। उपघटक पकार उत्तरवर्ती आकार से एधते परे है। एधते का ए, चूंकि ये एच प्रत्याहार में भी आ रहा है और एध वृद्धौ धातु आप पढ़ेंगे भवादि में, अदादि में, तो वहां पर एध वृद्धौ धातु का बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में एधते। ठीक है, तो एध वृद्धौ धातु भी है। अब दोनों के स्थान में हम कोई एक वृद्धि एक आदेश करेंगे तो आ जाएगा ऐ, तो बन जाएगा उपैधते। वैसे ही पृष्ठ है, उधर ऊह है। अब पृष्ठ घटक ठकार उत्तरवर्ती जो आकार अवर्ण है उससे परे क्या है? ऊह है। अब यहाँ पर भी एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए आपको, और नहीं हो रही है तो हम उत्पन्न करा देते हैं कि अवर्ण से यदि अगर आपने कहा था कि अ इ उ रिल रि इतने वर्ण परे होंगे तो वहाँ पे निसंदेह गुण होगा। अब तो आप यहाँ पे वृद्धि कर रहे हो, तो ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि सूत्र में स्पष्ट नाम ले दिया है कि ऊठ परे यदि अगर रहेगा भैया तो आपको वहाँ पे गुण नहीं करना है, वहाँ पे वृद्धि होगा, चाहे वो कोई भी परे हो। मतलब अ इ उ रिल रि इत्यादि। अब मतलब ऊठ कह दिया तो उसमें आ ई तो नहीं आएगा, उनकी तो बात ही नहीं है। अब ऊठ कह दिया तो ऊ तो परे है, और जब कोई स्पष्ट नाम लेकर के किसी का उच्चारण कर दिया है तो तब तो वो जो कार्य उसके मत में होगा वो तो होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आद गुणा भी यहाँ पर बंध जाएगा क्योंकि विशेष नियम ये लग जाएगा, तो बन जाएगा पृष्ठौह। आ और ऊ के स्थान पर औ हो जाएगा तो बन जाएगा पृष्ठौह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ वार्तिक है, बहुत सारे इसमें वार्तिक आएंगे। पहला जो वार्तिक आ रहा है वो है अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम। क्या है वार्तिक? अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम। इसका अर्थ आप लोग लिख लीजिए। अक्ष शब्द के अवर्ण से परे ऊहिनी शब्द यदि अगर परे हो, ऊहिनी शब्द यदि अगर परे हो तो पूर्व पर के स्थान में कोई एक वृद्धि एक आदेश हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो अक्ष है, ऊहिनी है, आप देखते जाइएगा उदाहरण। अब अक्ष घटक जो आकार है उससे परे ऊहिनी का ऊ है, चूंकि यहाँ पर भी आद गुण सूत्र से गुण की प्राप्ति है, लेकिन जब विशेष नियम लग जाएगा, विशेष नियम यानी वार्तिक जब लग जाएगा तो अ और ऊ के स्थान पर औ हो जाएगा तो बन जाएगा अक्षौहिणी। ठीक है, अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी सेना। फिर दूसरा वार्तिक आ रहा है प्रादुहोढोढयशेषु। ठीक है, इसका भी अर्थ आप लोग लिख लीजिए कि प्र शब्द के अवर्ण से, प्र यानी प्र शब्द के आकार से ऊह, ऊठ, ऊठी, एश तथा ऐश्य, कौन कौन से? ऊह, ऊठ, ऊढ़ी, एश और ऐश्य, इतने शब्द यदि अगर परे हों तो पूर्व पर के स्थान पे वृद्धि एक आदेश हो जाता है। क्रमशः देखेंगे। पहले प्र शब्द हो, प्र शब्द के आकार से परे ऊह, ऊठ, ऊठी, एश और ऐश्य, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, तो ये 5 शब्द परे हो तो वृद्धि एक आदेश हो जाता है। अब देखिए, प्र शब्द से पहले ऊह लेकर के आए, आद गुणा की प्राप्ति है, उसको बात करके ये लग जाएगा, तो आ और ऊ पकार उत्तवर्ती जो आकार है
पकार उत्तरवर्ती रेफ उत्तरवर्ती जो आकार है उससे परे ऊ का ऊ है, ठीक है, ऊ भी मिल गया। तो आ और ऊ के स्थान पर कोई एक वृद्धि एक आदेश होगा तो आप जानते हैं कि औ होगा, तो बन जाएगा प्रऊहः। वैसे ही प्र से ऊढ़ लेकर के आए तो प्रौढ़ बन गया, प्र से ऊढ़ी लेकर के आए तो प्रौढ़ी बन गया, प्र से एश लेकर के आए तो प्रेषः बन गया, प्रेषः बन गया, और प्र से ऐश्य लेकर के आए तो प्रेष्यः बन गया। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। फिर एक वार्तिक आ रहा है ऋतेच तृतीया समासे। ये क्या कहता है ऋतेच तृतीया समासे कि अवर्ण से यदि अगर ऋत शब्द परे हो तो पूर्व पर के स्थान पे कोई एक वृद्धि एक आदेश होता है, परंतु तृतीया समास में ही होता है। ठीक है, वो वहाँ पे तृतीया समास होना चाहिए। तृतीया समास की विषयता में अवर्ण से ऋत शब्द यदि अगर परे हो तो पूर्व पर के स्थान पे कोई एक वृद्धि एक आदेश हो जाता है। तो देख लीजिए उदाहरण आप, सुखेन रीतः सुखार्तः। सुखेन रीतः यहाँ पर तृतीया समास है, तो सुख है और इधर ऋतः है। ठीक है, विभक्ति का लुक हो जाता है, वो आप समास प्रकरण पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए प्रकृति स्थल में सुख लिख लीजिए और उधर ऋत लिखिए, और सुख घटक खकार उत्तरवर्ती जो आकार है अवर्ण हो गया, उससे ऋत शब्द परे है, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, कोई एक वृद्धि एक आदेश हो जाएगा। तो आ और री, अब देखिए आप सूत्र पढ़े हैं उरण रपरहा, तो री के स्थान पर कोई भी आप यदि अगर अण कर रहे हो तो वो अकेले प्रवृत्त नहीं होगा, रपर होकर के प्रवृत्त होगा, तो आर हो जाएगा। ठीक है, आ के पीछे र लग जाएगा तो बन जाएगा सुखार्तः। ये भी संपन्न हुआ। अब एक अंतिम इसका वार्तिक आ रहा है प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। ठीक है, क्या है वार्तिक, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। देखो ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण तथा दश, इन शब्दों के आकार से यानी अंत जो आकार उससे परे यदि एक ऋण हो, ठीक है, इन शब्दों से परे यदि अगर ऋण शब्द हो तो पूर्व पर के स्थान पे कोई एक वृद्धि एक आदेश होता है। ये सभी वृद्धि के उदाहरण हैं, मतलब वृद्धि करने वाले हैं वार्तिक जितने भी आ रहे हैं, तो आप देखते जाइए। प्र शब्द से हम पहले लेकर के आए ऋण, तो आ और री दोनों के स्थान पर आर हो गया, वृद्धि कर दिया, और उरण रप्रह की सहायता से आर हो जाएगा तो बन जाएगा प्रारणम। वैसे ही वत्सतर, इस शब्द से ऋण लेकर के आए तो बन जाएगा वत्सतरारणम। ठीक है, प्रारणम वत्सतरारणम। पुस्तक में दो ही उदाहरण दिए हैं। फिर कंबल शब्द से ऋण लेकर के आए तो बन जाएगा कंबलारणम। वसन शब्द से ऋण लेकर के आए तो वसनारणम, और ऋण शब्द से ऋण शब्द लेकर के आए तो बन जाएगा ऋणारणम। तो इस प्रकार से आपका ये एत्य धत्योत्सु सूत्र संपन्न हुआ। अब कुछ इसमें शंकाएं हैं, उसको मैं अब आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले तो शंका यहाँ पे है एत्य धत्योत्सु, यहाँ पे एक प्रश्न कर रहे हैं, बोले कहते हैं कि भैया ये बताइए आप कि अवर्ण से एजादि धातु इण गतौ एद वृद्धौ ऊठ इत्यादि परे हों तो वृद्धि एक आदेश होता है, आपने सूत्र के अर्थ में कहा। अब आप ये थोड़ा क्लियर कीजिए कि एजादि आपने क्यों कह दिया। आप केवल इतना ही कह देते कि अवर्ण से इण गतौ धातु एद वृद्धौ धातु और ऊठ परे हो तो वृद्धि एक आदेश हो जाता है। एजादि ये विशेषण लगाया क्यों?
तो कहते हैं यदि अगर एजादी यह नहीं कहते तो एक प्रयोग बनेगा उपेतः। उपेतः एजाद्यो किम उपेतः। अब उप है, थोड़ा सा देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। उप है, इधर इतः है, संधि विच्छेद कीजिए। उप है, इतः है। अब सूत्र का अर्थ हम केवल इतना ही कर देते कि अवर्ण से इण गतौ एद वृद्धौ और ऊठ यदि अगर परे हो तो वृद्धि एक आदेश हो जाता है। तो अब इत जो है वो इणगतौ धातु का तो है, इणगतौ धातु में आता है। तो यहाँ पे उप इतः में आद गुण से गुण होना है यहाँ पर, लेकिन गुण ना हो करके वृद्धि हो जाता और प्रयोग बन जाता उपइतः। क्योंकि हमने एजादी हटा दिया ना, हमने क्या कह दिया, सूत्र का अर्थ केवल इतना ही रख दिया कि अवर्ण से क्या परे हो, अवर्ण से इणगतौ धातु एद वृद्धौ धातु तथा उठ परे हो तो इणगतौ धातु है इतः में। तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता, वृद्धि हो जाता और उपइतः प्रयोग बनता, जो कि हमको इष्ट नहीं है, अभिष्ट नहीं है। तो हमने सूत्र में एजाद्यो डाल दिया सूत्र की वृत्ति में। ठीक है, यानी एजादी धातु परे हो और वो एजादी धातु इणगतौ का हो, एद वृद्धौ का हो या ऊठ हो, तभी होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न ये कहता है, यहाँ पर ये कर रहे हैं कि एक वाक्य है माँ भवान प्रेदीधत, ये अधूरा वाक्य है, कहीं का होगा। माँ भवान प्रेदीधत, तो प्रेदीधत जो प्रयोग बनेगा तो प्र है इदीधत है। अब यहाँ पर भी प्र है इदीधत है। अब यदि अगर हम एजादी नहीं कहते तो यहाँ पर भी गुण न हो करके वृद्धि हो जाता, प्रईदीधत प्रयोग बनता, क्योंकि अवर्ण से इदीधत एद वृद्धौ धातु का परे है, ये एद वृद्धौ धातु में आता है इदीधत। तो क्या हो जाता, बन जाता प्रईदीधत, गुण ना हो करके वृद्धि हो जाता, जिसको हमको रोकना था। तो हमने सूत्र में एजाद्यो डाल दिया। ठीक है, क्लियर। अब नया सूत्र आ रहा है, उपसर्ग संज्ञा करने वाला उपसर्गाः क्रिया योगे। आपने नाम सुना होगा उपसर्ग। तो उपसर्ग संज्ञा कब होती है, तो उसके लिए सूत्र आ रहा है उपसर्गाः क्रिया योगे। देखो, प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञाः स्युः। प्र आदि, यदि अगर प्र आदि का क्रिया के साथ योग रहे तो उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। अब जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भैया प्रादि क्या है। तो आगे देखो लिख रहे हैं कि प्रपरा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। यानी यही प्रादि है, प्र हो आदि में जिसके, उसको कहते हैं प्रादि। तो प्र आदि में है, देखो प्र परा तो प्र आदि में है, तो प्र हो आदि में जिसको, उसको प्रादि कहा जाता है। और इन प्रादियों का ही ये जो 22 जो बताए गए हैं प्रादि, इनका क्रिया के साथ योग रहे कोई। अब क्रिया क्या होता है ये भी आगे बताएंगे कि क्रिया किसको कहा जाता है। क्रिया यानी देखो, आप सामान्य रूप से ऐसा समझ लो, कोई भी खाना पीना उठना बैठना ये सारी क्रियाएं हैं। तो इनका, इन जो भी जितने भी प्रादि हैं, इनका किसी क्रिया के साथ योग रहे तो वो उपसर्ग कहे जाते हैं। अब देखिए उपसर्ग संज्ञा करने का फल क्या है। तो देखो एक सूत्र आ रहा है भूवादयो धातवः। ये क्या कहता है कि क्रियावाचिनो भवादयो धातु संज्ञाः स्युः। क्रिया के जो वाचक यानी क्रिया को कहने वाले जो भू आदि, उसको धातु कहते हैं, यानी उसकी धातु संज्ञा होती है। क्रिया के जो वाचक भू आदि यानी क्रिया को जो कहने वाले, ऐसे भू आदि जो धातु, भू से केवल भू नहीं, आदि पद से जितनी भी धातु हैं सबको ले लेना है। तो भू आदि जो धातुएं हैं उनकी धातु संज्ञा होती है, भू आदि जो है उनकी धातु संज्ञा होती है। ठीक है, अब देखो इन दोनों सूत्रों का प्रयोजन अब ये नीचे वाले सूत्र में आएगा।
उपसर्गात् धृति धातु। इन दोनों सूत्रों को रखने का इस सूत्र से पहले यही प्रयोजन है कि पहले वो उपसर्ग किसे कहते हैं ये बताए, फिर धातु संज्ञा किसकी होती है ये बताएंगे। उसके बाद फिर ये अब देखो सूत्र आ रहा है उपसर्गात् धृति धातु। ये कहता है कि अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकारादौ धातु परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। यानी अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि हो धातु, ऐसा धातु यदि अगर पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पे कोई एक वृद्धि एकादेश होता है। एक बार और लिखिए आप कि अवर्णांत उपसर्ग हो, उस अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पे वृद्धि एकादेश होता है। अब आप धातु भी जान गए, उपसर्ग भी जान गए। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जिनका क्रिया के साथ योग रहे प्र आदियों का, उसको उपसर्ग कहते हैं। और क्रिया के जो वाचक भू आदि उनको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो अब देखो एक प्रयोग हमको बनाना है इस सूत्र के द्वारा, प्रार्थक्षति। तो कैसे बनेगा ये? प्र है, इधर रिच्छति है, हमने संधि विच्छेद कर दिया। अब देखो पहला सूत्र देखो, उपसर्गाः क्रिया योगी। इसने क्या कहा था कि प्र आदि का क्रिया के साथ योग हो तो उसकी उपसर्ग संज्ञा होती है। तो देखो अब यहाँ पे प्र है कि नहीं, और उसका क्रिया के साथ योग है कि नहीं, रिच्छति का। तो रिच्छति ये क्रिया का वाचक है। ये रिच्छ, यहाँ पे रिच्छ धातु है इसमें, रिच्छति प्रयोग में। तो ये भवादि और तुदादि में मिलता है ये। तो ये गमन क्रिया का वाची है। तो प्र का यदि अगर किसी क्रिया के साथ योग रहे, भू आदि यदि अगर धातु उसकी क्रिया के साथ योग रहे तो उसकी उपसर्ग संज्ञा होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्र की हो गई उपसर्ग संज्ञा। अब जैसे ही प्र की उपसर्ग संज्ञा होगी तो क्रिया के जो वाचक भू आदि उसकी धातु संज्ञा होती है, भू आदेव धातु से। तो रिच्छ इसकी तो धातु संज्ञा है ही। अब देखो हमको, अब ये सूत्र क्या कहता है? उपसर्गात् धृति धातु। अब इसको समझिए आप कि प्रकृति स्थल में प्ररिच्छति ये स्थिति है। अब ये सूत्र क्या कह रहा था कि अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु परे हो। तो अवर्णांत उपसर्ग हो गया प्र, क्योंकि अभी इसकी हमने उपसर्ग संज्ञा की क्योंकि क्रिया के साथ योग है। उससे ऋकार आदि धातु परे भी है रिच्छति का रि, जो कि ऋकार आदि है, ऋकार हो आदि में जिसका, रिच्छ धातु है। तो पूर्व पर के स्थान पे कोई एक वृद्धि एकादेश हो जाएगा। तो देखिए आ ऐ औ इन तीनों में से कोई एक हमको लाना है। प उत्तरवर्ती, र उत्तरवर्ती, अकार और री इन दोनों के स्थान पे। तो आ जाएगा, आएगा। और उरण रप्रह सहायता से, उरण रप्रह इस सूत्र की सहायता से आ जो है अण जब होगा री के स्थान पे तो वो रेफ होकर के प्रवृत्त होगा। तो आ के पीछे हमने र लगा दिया तो बन जाएगा प्रार्थक्षति। ठीक है, तो ये प्रार्थक्षति आपका यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। तो आज इतना ही तक रखते हैं, फिर अगली कक्षा में फिर आगे के सूत्रों पर हम विचार करेंगे। आपको एक निवेदन ये रहेगा मेरा कि आपको कुछ चीज़ें यदि अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपको यथासमय उस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। चलिए ठीक है, हर हर महादेव, पुनर्मिलामः।